नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एसिड बेस एंड बफर एक्सप्लेन थ्योरी विथ फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल। यानी एसिड बेस और बफर को एक्सप्लेन करिए, उसको डिफाइन करिए और इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करिए और फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल भी अपना दीजिए। ठीक, तो इंट्रोडक्शन देखिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एसिड बेस और बफर बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट हैं जो दवाओं के पीएच को नियंत्रित करके उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने और बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इनका उपयोग दवा निर्माण यानी फार्मुलेशन में और प्रिजर्वेशन में दवा को स्टोर करके, जिससे उसमें क्या हो, कोई खराबी ना हो जाए ना, उसको प्रिजर्व करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी शामिल होता है। ठीक, डिफिनेशन ऑफ एसिड देखिए। एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग औषधि प्रिपरेशन जैसे डाइल्यूट HCl के रूप में गैस्ट्रिक एसिड सप्लीमेंट में किया जाता है। ठीक, डिफिनेशन ऑफ बेस यानी बेस की परिभाषा। बेस वे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेस। बेस का मतलब होता है क्षार। ठीक, उदाहरण के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल्ड वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये क्या होते हैं, बेस हैं। फार्मास्यूटिकल एग्जांपल देख लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग एंटासिड के रूप में गैस की पेट की जो गैस होती है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम किया जाता है। कौन सा, जो अपना बेस है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगला क्या इसमें डिफिनेशन देखिए। बफर। बफर की परिभाषा क्या होती है। बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच को बदलने से रोकता है जब उसमें थोड़ी मात्रा में एसिड और बेस डाली जाती है। यह पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी उसकी जो पीएच हो उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना होने पाए। पीएच वैल्यू चेंज ना हो गई तो इसका मतलब यह है कि अगर उसमें थोड़ा सा अगर एसिड डाल दिए या थोड़ा सा उसमें बेस डाल दिए तो इसकी पीएच उतनी ही बनी रहेगी, न तो एसिडिक होगा न तो बेसिक होगा। ठीक, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट एक इसका क्या होता है, बफर होता है। और क्या होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या होगा, एक बफर होगा। यानी इसमें बफर में क्या होगा, एसिड भी होगा और बेस भी होगा। अगर उसमें थोड़ा एसिड और मिला दिया जाए तब भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, अगर उसमें थोड़ा बेस और मिला दिया जाए तब भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। ठीक, यानी वो अपने पीएच को चेंज करने से क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है ना, रोक रहा है। ठीक है, यानी ऐसे सोल्यूशन क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन कहलाते हैं। फार्मास्यूटिकल एग्जांपल देखिए। ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में बफर सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्थेल्मिक जो यानी आंखों में जो सोल्यूशन डाला जाता है, और इंजेक्टेबल यानी जो हमारी क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू जो सोल्यूशन लगाया जाता है, ऐसे सोल्यूशन में बफर का उपयोग किया जाता है जो पीएच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है ताकि वो बॉडी फ्लूइड के साथ कंफर्टेबल रहे। बॉडी फ्लूइड के साथ कंफर्टेबल मतलब कोई रिएक्शन ना कॉज करे। ठीक, थ्योरी ऑफ एसिड बेस देख लीजिए। एसिड बेस पे कौन सी थ्योरी होती है, जैसे पहला क्या है, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, एसिड वे सब्सटेंस होते हैं उन्हें जो कि क्या कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं। और बेस क्या होते हैं, जो OH आयन को एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, इसकी क्या लिमिटेशन है देखिए। यह सिद्धांत केवल वाटर बेस्ड सिस्टम के लिए लागू है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में घुलेंगे सिर्फ उनके लिए लागू है, जो वाटर में नहीं घुलते हो उनके लिए यह जो है थ्योरी लागू नहीं होती है। अगला थ्योरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, जो क्या करता है, कहता है एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर मतलब हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेस देखिए। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट बफर को समझने में सहायक होते हैं, जैसे एसिड और सोडियम एसीटेट बफर। यानी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या करता है, बफर को समझने में मदद देता है ना, मदद करता है। अगला क्या है, लिविस थ्योरी, या क्या कहता है, एसिड वे सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और बेस वे सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। जैसे अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है और अमोनिया का फार्मूला होता है NaS3। तो इसमें दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, यानी ये डोनेट करेंगे तो क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें वो क्या होंगे, एसिड। ठीक, एडवांस व्यू में देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एंजाइम एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी लेविस थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में मदद मिलता है। ठीक, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए। पीएच कंट्रोल, हम जानते हैं ये क्या होगा, पीएच में कंट्रोल करेगा। यानी पीएच कंट्रोल करने के लिए, पीएच कंट्रोल होगा तो क्या होगा, ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी ड्रग जो होगा, जो भी अपना दवा होगा, मेडिसिन होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक, फार्मूलेशन स्टेबिलिटी, फार्मूलेशन की भी जो भी आप दवा जिस टैबलेट में बना रहे हैं, कैप्सूल है या इंजेक्शन का टाइप है, वो सब क्या करेगा, उसको स्टेबल बना के रखेगा। और एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर में ड्रग एब्जॉर्ब का पीएच असर भी पड़ता है। अगर जैसे उसका पीएच असर है, यानी जैसे भी उसका पीएच होगा तो क्या होगा, ड्रग को एब्जॉर्ब में भी मदद करेगा। ठीक,
ऑप्टिमम अगर पीएच है 7.4 के आसपास अगर होगा तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। जैसे कुछ ड्रग एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ड्रग क्या होंगी अगर एसिडिक मीडियम रहेंगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी हमारी बॉडी में, ठीक, उस पर भी असर डालता है। अगला क्या है, एंटासिड फार्मूलेशन। एंटासिड को भी बनाने में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी में स्टमक में क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक, यानी गैस से क्या करेगा, रिमूव ना, गैस को रिमूव करेगा। तो गैस को रिमूव तो हमको क्या, स्टमक पेन जो होता है गैस के कारण वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है अपना देख लीजिए, व्हाट इज द लिमिट टेस्ट, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। यानी क्लोराइड और सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट को एक्सप्लेन करिए और लिमिट टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताइए, ठीक। देखिए इंट्रोडक्शन, इसका क्या है, लिमिट टेस्ट का फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की प्योरिटी का बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इम्प्योरिटी मतलब जो अब अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं आपकी दवा में ना, वो क्या करती हैं, दवा की इफिकेसी सेफ्टी पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती है, यानी आपको दवा को क्या खराब बेकार कर देंगी ना, जो भी इम्प्योरिटी आ गई हैं। इन्हीं अशुद्धियों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है, यानी जो भी इम्प्योरिटी आ गई है इसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक। डिफिनीशन ऑफ लिमिट टेस्ट देखिए, लिमिट टेस्ट एक क्वालिटेटिव का मतलब ड्रग की क्वालिटी अच्छी करेगी ना, यानी क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक। यानी क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटी मतलब ड्रग की आपकी कितनी क्वांटिटी है ना, उसको एनालाइज करती है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में कौन कौन से हैं, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड, आर्सेनिक आदि मैक्सिमम अलाउडेबल कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो भी हैं उसको चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक। जब दवा बनाते हैं तो उसमें लिमिट टेस्ट किया जाता है, यह चेक करने के लिए उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, यानी और किसकी इम्प्योरिटी है, क्लोराइड की है, सल्फेट की है, आयरन या लेड या आर्सेनिक, किसकी इम्प्योरिटी है, ये सब चेक किया जाता है, ठीक। इट डिटरमाइंस whether the amount of impurity in is within the prescribed limit or not as per इंडियन फार्माकोपिया। कह रहा है कि उसमें जो भी इम्प्योरिटी है क्या वो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से है, मतलब उसमें कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होगी जो इंडियन फार्माकोपिया यह क्या अलाउ करती है कि इसमें इतनी इतनी इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अलाउ करती है तो उसको डिटरमाइन करेगा यहाँ इतना है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो क्या हमारा जो ड्रग है, जो मेडिसिन हो क्या होगा, खराब होगा, ठीक। नीड ऑफ लिमिट टेस्ट की हमको नीड क्यों पड़ी, देखिए दवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब दवा की जो क्वालिटी है उसको अच्छी करने के लिए हमको लिमिट टेस्ट की जरूरत होती है। दवा की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, हम जानते हैं अगर उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगी तो दवा जल्दी खराब नहीं होगा, तो दवा की सुरक्षा भी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एरर को पकड़ने के लिए, यानी आप उसमें क्या दिक्कत हो रही है, यानी इम्प्योरिटी किसकी आ रही है तो उसको भी पता करने के लिए ना, और रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंस, और रेगुलर उसको क्या कॉम्प्लिकेंस बनाने के लिए ना, और रेगुलर जैसे उसे यूज किया जा सके, ठीक। अगला देखिए क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के बारे में बताइए। देखिए प्रिंसिपल क्या है, जब किसी सैंपल सोल्यूशन में क्लोराइड आयन होते हैं और उसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला जाता है तो एक सफ़ेद रंग की धुंधली सी प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बनती है। इस प्रेसिपिटेट की तुलना स्टैंडर्ड सोल्यूशन से की जाती है। इतना समझ में आया, जब सिंपल सोल्यूशन में क्या होता है, क्लोराइड आयन होते हैं तो उसमें क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट इसका सोल्यूशन डाला जाएगा, और अगर सिल्वर नाइट्रेट का उसमें सोल्यूशन डाला जा रहा है तो उसमें क्या होगी, एक प्रेसिपिटेट बनेगी किसकी, सिल्वर क्लोराइड की यानी AgCl की। अगर जब ऐसा बन रहा है तो जो सफ़ेद रंग की जो उसकी परत बनती है उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक। रिएजेंट की रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए, देखिए नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 चाहिए, और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन चाहिए NaCl से बनी हुई, ठीक। प्रोसीजर क्या होता है, टेस्ट सोल्यूशन को नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट करें, इसमें सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदें डालें, और क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी तैयार करें जिसमें एग्जैक्ट क्लोराइड कंसंट्रेशन हो। दोनों टेस्ट ट्यूब को एक काले बैकग्राउंड के सामने कंपेयर करें। रिजल्ट इंटरप्रेशन, रिजल्ट क्या निकलेगा, टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम या बराबर है तो सैंपल पास है। मतलब जो आप बना रहे हैं, जो आप चेक कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड में जो भी ड्रग आप चेक कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम या बराबर उसकी टर्बिडिटी, यानी टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, ठीक। जो भी हो कम या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो सोल्यूशन आप बनाए हैं वो क्या है, टेस्ट में पास है। मतलब आप उसको आगे की उसकी चीज़ों के लिए आप उसको आगे भेज सकते हैं ना, उसको आगे जैसे पैकेट करना है, लेबल करना है, क्या कुछ भी करना है तो उसके लिए आप उसको आगे के लिए छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर पास नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उस सैंपल को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी जो भी आपका जो ड्रग है वो क्या है, बेकार हो गया है, ठीक। फार्मास्यूटिकल एग्जांपल, इंजेक्शन वाटर और कैल्शियम ग्लूकोनेट जैसी दवाओं में क्लोराइड इम्प्योरिटी टेस्ट आवश्यक होता है। जैसे इंजेक्शन वाटर में कैल्शियम ग्लूकोनेट जैसी दवाओं में क्लोराइड इम्प्योरिटी टेस्ट, क्लोराइड की इम्प्योरिटी टेस्ट यानी क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है यह क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक। इतना क्लियर है। अगला देखिए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की लिमिट टेस्ट। प्रिंसिपल देखिए ये सब लिमिट टेस्ट आप प्रैक्टिकल में भी किए होंगे, ठीक। यहाँ पे भी है, बस आप देख लीजिए लिखा कैसे जाएगा। देखिए
प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड ना। सल्फेट आयन यानी SO4-2 की उपस्थिति में जब बैरियम क्लोराइड डाला जाता है तो बैरियम क्लोराइड का सफ़ेद रंग यानी टर्बिटी क्या बनाता है, इस टर्बिटी को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर किया जाता है। ठीक, जैसे ऊपर था वैसे इसमें भी है। सल्फेट आयन की उपस्थिति अगर होगी, बैरियम क्लोराइड जब उसमें डाला जाएगा तो बैरियम क्लोराइड क्या बना देगा, एक सफ़ेद रंग का टर्बिटी बना देगा। ठीक, और इस टर्बिटी को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए इसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सल्फेट सोल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर। प्रोसीजर देखिए, सिंपल सोल्यूशन को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाएं, उसमें बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाएं, स्टैंडर्ड सल्फेट सोल्यूशन तैयार करें। दोनों को 5 मिनट तक खड़े रहने दें, 5 मिनट तक खड़े रहने दें और टर्बिटी कंपेयर करें। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, अगर सैंपल सोल्यूशन की टर्बिटी स्टैंडर्ड से कम या बराबर है तो सैंपल क्या है, एक्सेप्टेबल, यानी सैंपल क्या अपना पास है। ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सैंपल फेल हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल यूजेस, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम इलेक्ट्रेट जैसी दवाओं में सल्फेट की मात्रा को लिमिट टेस्ट 2 के द्वारा जांचा जाता है। ठीक, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, लिमिट टेस्ट एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो दवाओं में प्रेजेंट इम्प्योरिटी या अवेलेबल लिमिट को चेक करने में मदद करती है। यह टेस्ट सिंपल होते हैं लेकिन हाईली इफेक्टिव होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्या करते हैं, इससे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक, क्लोराइड और सल्फेट जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यदि लिमिट से ज़्यादा हो तो दवा टॉक्सिक यानी जहरीली हो सकती है, इसलिए इंडियन फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित इन टेस्ट का पालन अनिवार्य होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बोरिक एसिड। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और बोरिक एसिड का ये सब प्रिंसिपल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूज लिखना है। पहले हम क्या देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमन किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। अदर नेम से क्या जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। देखिए प्रिंसिपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड बेस होता है जो एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है। यह शरीर में बनने वाली एक्सेस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल करके एंटी एसिड के रूप में काम करता है। ये मतलब गैस को रिमूव करने का काम करता है ना। रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl CO2 प्लस H2O। प्रिपरेशन देख लीजिए, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कैसे बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे प्रोसेस द्वारा तैयार किया जा रहा है। रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, NaCl चाहिए, अमोनिया चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए। ठीक, प्रोसेस देखिए, NaCl को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ क्या, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है जिसे फिल्टर करके सुखाया जाता है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई सुगंध नहीं होता, एल्कलाइन इन नेचर मतलब एल्कलाइन क्या होता है, क्षारीय नेचर होता है। एक सोल्यूशन का pH लगभग क्या होता है, 8.3 होता है। हीटिंग पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, यानी अगर इसको आप गर्म करेंगे तो उसके इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O में। ठीक, इसका यूजेस देखिए, फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या होता है, एंटासिड यानी पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। सिस्टमिक एल्काइजर शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में उपयोगी है। इफरसेंट टैबलेट में यानी सिट्रिक एसिड के साथ मिलाकर टूथपेस्ट में माइल्ड एब्जॉर्प्सिव के रूप में यूज होता है। ठीक, अदर यूजेस क्या होता है, बेकिंग स्टंडी में यानी बेकिंग इंडस्ट्री में जैसे बेकिंग सोडा की तरह, क्लीनिंग एजेंट साफ सफाई के लिए भी यूज किया जाता है। फायर एग्जॉस्टर में यानी ड्राई केमिकल के रूप में, जो भी कहीं अगर आग लगती है तो फायर एग्जॉस्टर के रूप में यूज होता है ना। अगला क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या, H3BO3 या BOH का होल थ्राइज। अदर नेम क्या होता है, हाइड्रोजन बोरेट। फार्मास्यूटिकल नेम क्या है, एसिडियम बोरिकम। ठीक, और प्रिंसिपल क्या है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है जिसका मुख्य उद्देश्य एंटीसेप्टिक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी आंखों की जो भी ड्रॉप बनते हैं उसमें यूज किया जा रहा है, और यह माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक, और स्किन स्मूथनिंग एजेंट की तरह काम करता है। प्रिपरेशन देखिए, किससे बन रहा है, बना रहे हैं बोरेक्स से। बोरेक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2O प्लस क्या होता है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H3BO3 यानी बोरिक एसिड बनता है, और के साथ में क्या बन रहा है, NaCl और H2O। बोरेक्स को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है और क्रिस्टलाइन से बोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये अपना हो गया प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक, यानी ठंडे पानी में कम सॉल्युबल और गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस, इसका कोई क्या स्मेल नहीं होता ना। वीक मोनोबेसिक एसिड है, एंटीसेप्टिक एंटी फंगल गुण रखता है। ऑन हीटिंग करने पर मेटाबोरिक एसिड और बोरान ट्राई ऑक्साइड में बदल जाता है। यूजेस, फार्मास्यूटिकल यूजेस देखिए, आई ड्रॉप आई वैक्स में उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक पाउडर ऑइंटमेंट या स्किन इन्फेक्शन के लिए, ईयर ड्रॉप में माइल्ड एंटी फंगल के रूप में, माउथ वॉश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बर्न और वुड यानी जो घाव लग गया है उसमें सूथनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अदर यूजेस क्या हैं, ग्लास और सेरामिक्स इंडस्ट्री में,
और इंसेक्टिसाइड्स में रोच किलर के रूप में और पीएच बफर के रूप में लेबोरेटरी में यूज करते हैं। स्टोरेज देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को एयर टाइट कंटेनर, ड्राई एंड कूल जगह पर रखनी चाहिए क्योंकि यह मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ना। और बोरिक एसिड को लाइट रेजिस्टेंट यानी ऐसा कंटेनर में रखना जिसमें लाइट बाहर से अंदर, अंदर से बाहर न जा पाए। और टाइट क्लोज कंटेनर में रखना, ह्यूमिडिटी से यानी इसको भी नमी से बचा के, मॉइस्चर से बचा के रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। इंट्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है क्योंकि दवाएं सीधे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और सेल्फ लाइफ को सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत आवश्यक है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी उत्पन्न होती हैं उन्हें पहचानना और हटाना जरूरी होता है। ठीक, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? देखिए, क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर दवा अपने निर्धारित मानकों, स्टैंडर्ड के अनुसार बनी हो और उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां ना हो। अशुद्धियां मतलब उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। कोई भी दवा हो कि अपने मानक स्टैंडर्ड पे, जो इंडियन फार्माकोपिया है तो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनी हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से बनी हो ना। ये क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक, डिफिनीशन, इट इज द पार्ट ऑफ GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दैट अलाउज टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। कह रहे हैं कि यह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक पार्ट होता है क्या? क्वालिटी कंट्रोल ना, जिसमें यह बताया जाता है कि जो ड्रग, जो आप मेडिसिन बना रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, उसको आइडेंटिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, सब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स होना चाहिए ना, इतना होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो दवा को पास नहीं किया जाएगा, मार्केट में वो दवा नहीं आएगी। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की क्या क्या इंपॉर्टेंस? देखिए, पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी होगी, मतलब अगर सही दवा मिलेगी तो पेशेंट के लिए जल्दी आराम होगा। और अगर दवा अगर गलत मिल गया, मान लीजिए उसमें कोई अशुद्धियाँ हैं, तो पेशेंट के लिए क्या टॉक्सिक या इनइफेक्टिव हो सके। इनइफेक्टिव मतलब कोई काम नहीं करेगी पेशेंट को, या टॉक्सिक भी हो सकता है, पेशेंट के लिए जहरीला हो सकता है। दूसरा क्या है? लीगल कॉम्प्लिकेंस, कानूनी अनुपालन होगा, यानी हर दवा को इंडियन फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया जैसे स्टैंडर्ड के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल पास करना पड़ता है। अलग अलग देश अलग अलग अपना मानक बनाए हैं, स्टैंडर्ड बनाए हैं, जहाँ पे वो उसको बिना पास किए दवा को आप मार्केट में नहीं ला सकती। ठीक, अगला क्या? ब्रांड रिपुटेशन यानी बनाए रखना। ठीक, अच्छी गुणवत्ता वाली दवा, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी की छवि मजबूत कर, जैसे आप सिप्ला की भी दवा ले रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो अच्छे स्टैंडर्ड की बना रही है ना, मतलब ज़्यादा अच्छा बना रही है दवा, तो ज़्यादा आप उसको विश्वास करते हैं कि सिप्ला की दवा है तो अच्छी होगी ना, क्योंकि वो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक, और क्या होगा? प्रोडक्ट सेल लाइफ एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी, और सही दवा बनाएंगे तो ज़्यादा समय तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगी। कॉस्ट इफेक्टिव यानी डिफेक्टिव बैचेज को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्शन में वेस्ट कम किया जा सकता है, यानी जो भी दिक्कत, जो भी दवा में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके और प्रोडक्शन में जो वेस्ट है उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक, उसको यानी कॉस्ट इफिकेसी मतलब वो क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, यानी कितने टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है फार्मास्यूटिकल में। ठीक, उसके देखिए, पहला क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल से उत्पादन की अशुद्धियाँ हो सकती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग किए जाए वाला रॉ मटेरियल में से रेसिडुअल सॉल्वेंट, हैवी मेटल आदि हों। उदाहरण के लिए लेड, आर्सेनिक, मरकरी ना, जो आप कच्चा सामान यूज कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, उसी में अगर इम्प्योरिटी हो गए तो। अगला क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड, अगर जब आप बना रहे थे दवा यानी केमिकल रिएक्शन में इनकम्प्लीट रिएक्शन, बाई प्रोडक्ट या के रूप में इम्प्योरिटी बनती है, मतलब आप कुछ बना रहे हो उसके साथ क्या कुछ और बन गया, तो क्या होगा? वो भी इम्प्योरिटी के रूप में उसमें पाया जाएगा, जैसे अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल या कैटालिस्ट हो सकता है ना। और क्या होगा? स्टोरेज इम्प्योरिटी, मान लीजिए आप उसको कहीं स्टोर कर दिए जहाँ पे क्या था? मॉइस्चर था या सनलाइट था या टेम्परेचर हाई था, तो क्या होगी? डिग्रेड हो गए, वहाँ पे भी इम्प्योरिटी बन जाएगी, जैसे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो सकती है ना। और क्या हो सकता है? पैकेजिंग मटेरियल, यानी हो सकता है आप किसी ऐसे कंटेनर या ऐसे पैकेज में या ग्लास में, प्लास्टिक में उसको पैक कर रहे हैं जो उससे दवा के साथ रिएक्शन करके कुछ दूसरी इम्प्योरिटी बना ले रही है, जैसे क्या हो कि प्लास्टिक जार, मेटल आयंस ना, ये सब बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटी यानी डस्ट, माइक्रोब, गैस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ये सब थे और कंटामिनेट कर गए, उसमें इम्प्योरिटी हो गई। क्रॉस कंटामिनेशन, एक दवा से दूसरी दवा में कंटामिनेशन कर एक्सीडेंटल मिक्सिंग हो गई और उसके द्वारा भी इम्प्योरिटी हो गई। ठीक, ये सब क्या था? टाइप से कितने टाइप की इम्प्योरिटियाँ हो सकती हैं। देखिए, टेस्टिंग मेथड यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल ना, कितने टेस्टिंग मेथड हो सकते हैं, जैसे लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड सल्फेट आयरन के लिए, एसिड टेस्ट फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है फिजिकल एंड केमिकल, स्टेरिलिटी टेस्ट होता है फॉर इंजेक्टेबल के लिए, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होता है, पीएच होता है टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ये सब क्या होता है? टेस्ट होते हैं। मतलब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये सब टेस्ट के कारण ही आप क्या करेंगे? उसमें इम्प्योरिटी जो हो उसको पता करेंगे। ठीक, रोल ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का रोल क्या है? देखिए, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस मैनुअल हैं जो हर दवा के एक्सेप्टेबल इम्प्योरिटी लिमिट
और क्वालिटी टेस्ट बताए गए होते हैं, यानी इसमें क्या होगा, इसमें बताया जाता है कि आपकी इसकी क्वालिटी, आपकी ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप ड्रग बनाइए जिससे इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे ना। अगर इससे कम अगर इसकी क्वालिटी होती है तो दवा को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, यानी दवा को आपको मार्केट में बेचने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब एंटासिड विथ एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन देखिए, एंटासिड ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो पेट में बनाने वाले गैस अत्यधिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसे रोगों में राहत प्रदान करते हैं। ठीक, डिफिनेशन क्या है, एंटासिड आर द सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमच एंड रिलीफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ एसिडिटी। एसिडिटी के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उससे क्या करेंगे, रिलीफ देंगे। ठीक, और जो एक्सेस जो अधिक अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, क्लासिफिकेशन देखिए मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टमेटिक, यानी ये शरीर में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी ब्लड में, और क्या करते हैं, ब्लड पीएच को प्रभावित कर सकते हैं ना। जैसे इसमें कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। अगला क्या है, नॉन सिस्टमेटिक, ये मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और इनका साइड इफेक्ट भी कम होता है। किस पे काम करते हैं, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही केवल कार्य करते हैं। इन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है, जैसे एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, ये क्या होता है, AlOH का होल थ्राइज के, इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है, मैग्नीशियम कंटेनिंग, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल थ्राइज। अगला क्या है, कैल्शियम कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3। अगला क्या है, कंबाइंड एंटासिड। कंबाइंड एंटासिड में क्या है, इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों को मिलाया जाता है ताकि एक कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट एक दूसरे के का लग्जेटिव इफेक्ट बैलेंस हो सके। जैसे क्या है, जेलोसिल और डिग्नी और इनो, ये सब क्या होता है, कंबाइंड एंटासिड हैं। ठीक, बाकी ये सब आप देख लीजिए, हम PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड क्या होना चाहिए, फास्ट एंड इफेक्टिव न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करे, जल्दी और इफेक्टिवली क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। नो इफेक्ट ऑन द सिस्टमेटिक पीएच, जो ब्लड में जो पीएच है उसमें कोई चेंज ना करे। शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और डायरिया ना, ये दोनों क्या हो, कॉज ना करे। प्लेजेंट टेस्ट एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब सस्ता होना चाहिए और इसका टेस्ट क्या हो जाए, प्लेजेंट होना चाहिए। ठीक, शुड नॉट इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग, और दूसरे किसी ड्रग के साथ एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं होनी चाहिए। और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, एंटासिड स्टमच में मौजूद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करता है और गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देते हैं। इससे इरिटेशन और अल्सरिनेशन में आराम मिलता है। ठीक, एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना NaCl। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्या बना Al और Cl का होल थ्राइज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा क्या बना मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। ठीक, थेरेपेटिक आप यूजेस देख लीजिए, हाइपर एसिडिटी में, गैस्ट्रिक में, हार्टबर्न में, इंडाइजेशन में और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। ठीक, ये सब क्या इसमें यूज किया जाएगा एंटासिड। साइड इफेक्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, जैसे गैस फॉर्मेशन CO2 बना लेता है ना, रिबाउंड हाइपरसिटी होता है, किडनी स्टोन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सब क्या इसका साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट आप इसको कॉमन की तरह से लिख सकते हैं ना, डायरिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, ये सब साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है ना, तो आप साइड इफेक्ट लिख सकते हैं। देखिए ब्रांड नेम क्या होता है, जेलुसिल। कंपोजिशन में क्या होता है हम जानते हैं, क्या है, कंबाइंड है, तो कंबाइंड में क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। डोजेज फॉर्म में क्या होगा, सस्पेंशन टैबलेट मिलता है। ठीक, अगला क्या है, डाइजीन होता है। डाइजीन में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस साइमेथिकॉन में होता है ना, इसमें क्या है, इसका कंपोजिशन है और किस में मिलता है, टैबलेट में मिलता है। इनो में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड होता है और कैसे मिलता है, इनो हम जानते हैं पाउडर मिलता है। और क्या होता है, म्यूकेन होता है, इसमें ऑक्सीटाकेन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, और किससे मिलता है, ओरल सस्पेंशन मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट ए नोट ऑन द फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जांपल। हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो का थेरेपेटिक एप्लीकेशन लिस्ट या नॉन होता है, यानी होगा तो बहुत कम होगा थेरेपेटिक एप्लीकेशन, ये तो नहीं होगा। ये क्या, दवा को बाइंडिंग करने के लिए, दवा को स्टोर बनाए रखने के लिए ना, उसकी स्टोरेज के लिए, दवा को कलर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो दवा को बनाने, तैयार करने में, प्रिजर्व करने में या उनको थेरेपेटिक एफिकेसी को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन ये स्वयं कोई मेडिसिनल यानी प्रभाव नहीं दिखाते हैं, मतलब इनका कोई थेरेपेटिक एप्लीकेशन स्वयं का नहीं होता है। यह मुख्य रूप से एक्सपिएंट, प्रिजर्वेटिव, सॉल्वेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट ये सब आदि रूप में पाए जाते हैं। डिफिनीशन, फार्मास्यूटिकल एड्स आर द सब्सटेंस that have no direct therapeutic application या efficacy but are used in the preparation of compounding of pharmaceutical formulation। ने करा कि केवल क्या फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो भी टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनेगा उसके लिए बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बट इसका कोई भी मेडिसिनल या थेरेपेटिक एप्लीकेशन या थेरेपेटिक यूज नहीं होता है। ठीक,
कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसका क्या विशेषताएं होते हैं। यह स्वयं कोई औषधि प्रभाव नहीं देते हैं, दवा के फार्मूलेशन को सुरक्षित और स्थिर और प्रभावी बनाते हैं। डोजेज फॉर्म को एक्सेप्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और टेस्ट को सुधारते हैं। मतलब अगर कड़वा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसको मास्क कर देंगे ना, जिससे क्या उसका कड़वापन पता ना चले। एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन को आसान बना देते हैं। ठीक, अगला क्या, क्लासीफाई ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। डाइल्यूएंट या फिल्टर होते हैं, इनका उपयोग टैबलेट या कैप्सूल को उपयुक्त आकार देने के लिए किया जाता है, जैसे लैक्टोज, स्टार्च, कैल्शियम फास्फेट। बाइंडर हो सकते हैं, मतलब इनको यह टैबलेट बनाने के लिए सभी पाउडर को आपस में जोड़ने को मदद करते हैं, जैसे स्टार्च पेस्ट, जेलेटिन, पोविडीन। डिसइंग्रेडिएंट हो सकते हैं, या टैबलेट को बॉडी में जाकर जल्दी से टूटने में मदद करेंगे ताकि ड्रग एब्जॉर्ब हो, जैसे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और क्रेस्पोविडीन। ठीक, सॉरी क्रॉस प्रोविडीन। अगला क्या, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, फार्मूलेशन को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, मिथाइल प्रोपापैराबीन और सोडियम बेंजोएट। ठीक, अगला क्या हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, या क्या दवा को या सिरप को क्या करेंगे, मिठास देंगे, जैसे सुक्रोज, सैक्रिन, सॉर्बिटॉल। कलरिंग एजेंट, ये दवा को कलर दे सकते हैं, जैसे क्या इसमें टेट्राजीन, सनसेट येलो और इंडिगो कैरमिन। ठीक, और फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर देने वाले होते हैं, यानी टेस्ट को मास्क करके क्या करेंगे, पैटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वेनिला हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, पेपरमेंट। और क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट व्हीकल्स हो सकते हैं, जैसे सॉलिड ड्रग को डिजोल्व करने और लिक्विड डोजेज फॉर्म तैयार करने के लिए वाटर, एल्कोहल और ग्लिसरीन। और लुब्रिकेंट हो से मतलब चिकनाई देने वाले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टैबलेट को मोल्ड या डाई से स्टिकिंग से बचाने के लिए, जैसे वो कहीं चिपके ना लुब्रिकेंट दे, चिकनाई हो तो क्या होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट और टाल्क दे सकते हैं उसमें। इंपॉर्टेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए डोजेज फॉर्म को पेशेंट के लिए सुविधाजनक प्रभावशाली बनाते हैं, दवा की सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, टेस्ट और अपीयरेंस को इंप्रूव करते हैं जिससे पेशेंट का एप्लीकेंस बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्मूथ और इफिशियंट बनाते हैं। सब क्या इसका फार्मास्यूटिकल का एड्स का इंपॉर्टेंस, यानी क्या इसका महत्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्टोरेज एंड यूज ऑफ द हेमाटोनिक्स एक्सपोर्टेंट। हेमाटोनिक्स वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, हेमाटोनिक्स। और अगला क्या है, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट भी हम देख लेंगे, पहले देखते हैं क्या हेमाटोनिक्स। हेमाटोनिक्स वे दवाएं होती हैं जो हीमोग्लोबिन और रक्त ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनका मुख्य उपयोग मुख्य रूप से एनीमिया यानी रक्त की कमी वाली बीमारी में इसका क्या उपचार में किया जाता है ना। जो भी एनीमिया के किसी पेशेंट को यानी उसको ब्लड की कमी होगी तो उसको ब्लड को बढ़ाने के लिए हेमाटोनिक्स हम देते हैं। हेमाटोनिक्स आर द सब्सटेंस यूज टू ट्रीट एनीमिया बाय इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन लेवल। ये क्या कर रहा है, एनीमिया को ठीक करने का काम कर रहा है, और किसको बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन लेवल को। बाय प्रोमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करके ना क्या करेगा, ब्लड का लेवल यानी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देगा, जिससे एनीमिया ठीक हो। एग्जांपल ऑफ हेमाटोनिक्स, कुछ हेमाटोनिक्स के उदाहरण दिए गए जैसे आयरन साल्ट होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लाइकोनेट। फोलिक एसिड हो सकता है, या विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन होता है। ये क्या होते हैं, हेमाटोनिक्स होता है। और क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। इन स्पेशल केस, सब कुछ केस में प्रोटीन होता है जो इरिथ्रोपोइटिन यानी ब्लड का फॉर्मेशन करने वाला प्रोटीन हो सकता है। ठीक, यूजेस देखिए, हेमाटोनिक्स का यूज किस में किया जाता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में, क्रोनिक ब्लड लॉस में यानी बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया है तो, पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया के इलाज में, मेटाब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है उसे कहते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, स्टोरेज ऑफ देख लीजिए, स्टोरेज में क्या होता है, आयरन साल्ट को टाइटली क्लोज कंटेनर में रखें ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, हीट और लाइट से बचाएं, विशेष रूप से फोलिक एसिड, विटामिन B12 को। लिक्विड प्रिपरेशन को कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखें ताकि आयरन और की ओवरडोजिंग जहरीली हो सकती है ना। एक्सपोर्टेरेंट क्या होते हैं, देखिए एक्सपोर्टेरेंट वे एजेंट होते हैं जो ब्रोंकियल सेक्रेशन यानी बलगम को पतला करके उसकी निकासी यानी उसको एक्सप्लोजेशन को आसान बनाते हैं। मुख्यतः कफ, ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे माउथ से जो भी सिक्रेशन निकलता है यानी जो बलगम निकलता है उसको क्या कर देंगे, पतला करके उस क्या करेंगे, मुंह से बाहर निकाल दें। यानी कफ जो बनता है, कफ को क्या करके पतला करके उसको हमारे मुख से बाहर निकालने का काम जो भी ड्रग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सपोर्टेरेंट कहते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। डिफिनेशन, एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो भी म्यूकस है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोशन यानी उसको बाहर निकाल देंगे ना। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टेंट क्या होते हैं, सेडेटिव एक्सपोर्टेंट मतलब ओपियम डेरिवेटिव होते हैं वेरी लो डोज के, जैसे रिड्यूस इरिटेशन यूज इन ड्राई कैप, सूखी खांसी में सेडेटिव एक्सपोर्टेंट यूज करते हैं। अगला क्या है, स्टिमुलेंट एक्सपोर्टेंट, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिक्रेशन बढ़ा दे रहा है। एग्जांपल के लिए पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट और ग्योनिफेंसिन और एमोनियम क्लोराइड।
अगला क्या है, म्यूकोलाइट एक्सपोर्टेंट ब्रेक डाउन थिक म्यूकस यानी जो मोटा म्यूकस है उसको क्या करेगा, तोड़ देगा पतले में और क्या करे उसको बाहर निकाल देगा। जैसे ब्रोमोहेक्सिन एम्ब्रोक्सल सिरप आता है, ब्रोमोहेक्सिन टैबलेट आता है, और क्या है एसिटाइल सिस्टीन। ठीक, यूज एज एक्सपोर्टेंट, इसका उपयोग देखिए प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम खांसी में बलगम को बाहर निकालने में सहायक करेगा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में म्यूकस लूसिंग के लिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में भी इसका यूज किया जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कंजक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज देख लीजिए, लिक्विड एक्सपोर्टेंट को एयर टाइट बॉटल में रखें, रूम टेम्परेचर पे रखें, कूल एंड ड्राई प्लेस पे, डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट से बचाएं। ओपन करने के बाद लेबलिंग पर लिखी एक्सपायरी के अनुसार ही प्रयोग करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन विद द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन देखिए, टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक है जिसका उपयोग अननोन कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन को नोन कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करके पता करने के लिए किया जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एसिड और बेस से एक बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ड्रग सब्सटेंस की प्योरिटी, स्ट्रेंथ और एनालाइज को करने में किया जाता है। ठीक, ये मतलब क्वालिटी इसका भी चेक, यानी जो हमारी ड्रग की क्वालिटी होगी उसको भी चेक करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन की विधि को अपनाते हैं। ठीक, डिफिनेशन देख लीजिए, एसिड बेस टाइट्रेशन इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेसिक सोल्यूशन using a standard solution of base or acid respectively and an indicator to detect the end point। ठीक, थ्योरी देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक साल्ट और साल्ट के साथ क्या बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्शन करेगा तो NaCl का क्या एक सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। ठीक, एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे pH चेंज होने पर कलर बदल जाता है। ठीक, यानी जब एसिड का कलर होगा तो अलग होगा, बेस का जो कलर होगा अलग होगा। जब इसका रिएक्शन करके जब NaCl बनाएगा तो उसका जो कलर होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो हमको पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन देख लीजिए, कितने टाइप्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे HCl और NaOH। इंडिकेटर क्या है इसका, यानी रिएक्शन होने के बाद किस कलर का दिखेगा, मिथाइल ऑरेंज का या फिनोल फिनोल्फथैलीन या मिथाइल ऑरेंज कलर दिखेगा। इंडिकेटर क्या दिखाता है कि फाइनल प्रोडक्ट किस कलर का बन रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl, वीक बेस में क्या है, अमोनिया, और इंडिकेटर क्या दिखाएगा, मिथाइल ऑरेंज। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एसिटिक एसिड और NaOH, इसमें इंडिकेटर क्या दिखाएगा, फिनोल्फथैलीन। वीक एसिड वीक बेस रेयरली यूज होता है, नो शार्प एंड पॉइंट, इसका कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, देखिए अगला क्या है, इंडिकेटर यूज, कौन कौन से इंडिकेटर यूज करें, जैसे फिनोल्फथैलीन यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथायोमॉल ब्लू। ठीक, देखिए अगर pH रेंज 8.3 से 10 के बीच में रहेगा तो फिनोल्फथैलीन क्या करेगा, कलर रेस टू पिंक, अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पिंक में। मिथाइल ऑरेंज अब क्या करता है, 3.1 से लेकर 4.4 के बीच में अगर pH रहेगा तो रेड से क्या कर देगा, येलो। और ब्रोमोथायोमॉल ब्लू क्या करेगा, 6 से 7.6 के बीच में अगर कोई सब्सटेंस का pH है तो क्या करेगा, येलो से उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, टाइट्रेशन प्रोसेस देख लीजिए, ब्यूरेट में नॉन कंसंट्रेशन का एसिड और बेस भरें और कोनिकल फ्लास्क में अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लें। एक उपयुक्त इंडिकेटर जोड़ें, ब्यूरेट से धीरे धीरे सोल्यूशन डालें और स्टाइल करें। जैसे एंड पॉइंट आता है इंडिकेटर का रंग बदलता है। ब्यूरेट ट्रेडिंग नोट करें और कैलकुलेशन द्वारा अननोन कंसंट्रेशन निकाल लें। ठीक, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, एसे ऑफ ड्रग, यानी कई दवाओं की प्योरिटी स्ट्रेंथ एसिड बेस टाइट्रेशन द्वारा मापी जाती है, जैसे एस्पिरिन की, सोडियम बाइकार्बोनेट की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोल्यूशन। एनालिटिकल लैब्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH जैसे सोल्यूशन को एक्यूरेटली स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक, और क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट आदि की पहचान एसिड बेस टाइट्रेशन से होती है। अगला क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, मतलब टाइट्रेशन के द्वारा टेबलेट या इंजेक्शन में API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की समानता वेरीफाई की जाती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा ड्रग लें तो उसमें भी वही क्वांटिटी होनी चाहिए जितनी लार्ज अमाउंट में आप ड्रग ले रहे हैं। मतलब उसकी जो मोलारिटी हो या उसकी जो मोलालिटी हो वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक, एक समान होनी चाहिए। अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ PK वैल्यू, यानी ड्रग मॉलिक्यूल के एसिड बेस प्रॉपर्टी को जानने के लिए भी टाइट्रेशन की जाती है। फार्मूलेशन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फार्मूलेशन का pH स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी टाइट्रेशन का उपयोग में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस।
इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो फ्री फॉर हार्मफुल इम्प्यूरिटी हों। इम्प्यूरिटी ऐसे अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या रॉ मटेरियल से अनइंटेंशनली आते हैं और ड्रग की प्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए, यानी करेक्ट सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी क्या करते हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, यानी जो कि हमारे ड्रग में आ गई हैं, गलती से किसी भी तरीके से आ गई हैं और क्या करते हैं, हमारी ड्रग को ख़राब कर देती हैं, बेकार कर देती हैं, यूजलेस बना देती हैं ना। या तो आप उसको खाएंगे तो आपको क्या करेगा, आपको कोई दूसरी बीमारी, दूसरा सिम्टम्स या दूसरी कोई समस्या आपको आने लगेगी, या तो उसकी कोई जो भी थेरेपेटिक एप्लीकेशन है, यानी जिसके लिए आप खा रहे थे, जिसको ठीक करने के लिए, जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप खा रहे थे, वो बीमारी को पे कोई असर डालेगा ही नहीं, मतलब अब वो बीमारी आपकी ठीक होगी नहीं। और ऐसे क्या होंगे, इम्प्योरिटी क्या होती है, हमारी ड्रग को खराब कर देती है। ठीक, डिफिनेशन देखिए, एन इम्प्योरिटी इज द एनी कंपोनेंट, या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, अदर देन द डिजायर्ड केमिकल कंपाउंड, जो भी हम केमिकल कंपाउंड चाहते हैं उसके छोड़ के, यानी जो डिजायर्ड कंपाउंड है उसको छोड़ के जो भी चीज़ें उस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में पाई जाएं, व्हिच में राइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, जब आप उसको बना रहे हों, स्टोरेज या जब आप इसको स्टोर कर रहे हो, और हैंडलिंग या जब आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको हैंडलिंग कर रहे हो, में अफेक्टेड द सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और क्या करेगा, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर देगी, वो अफेक्ट कर देगी। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल से, यानी रॉ मटेरियल से आ सकता है ना, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। अगला क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी आ सकता है, और रिएजेंट और कैटालिस्ट से भी आ सकता है, आप कौन सा रिएजेंट या कैटालिस्ट चूज कर रहे हैं उससे भी आ जाएगा। सॉल्वेंट से आ जाएगा, सॉल्वेंट से स्टोरेज कंडीशन से, आप उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उससे भी आ सकता है। और पैकेजिंग मटेरियल, मतलब आप किस में पैक कर रहे हैं उससे भी आ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर से भी आ सकता है। ये सब ऊपर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो बस हमको आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी देख लीजिए, और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है, जैसे बाई प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल या इंटरमीडिएट, जैसे अनरिएक्टेड एसिड या एस्टर। इनऑर्गेनिक हो सकता है, हम जानते हैं क्या है, सल्फेट, क्लोराइड, आयन, हैवी मेटल्स ना। रेसिडुअल हो सकता है, जैसे मेथनॉल, डाइक्लोरोमीथेन। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे एस्पिरिन से एसिटिक एसिड बनना। माइक्रोबियल इम्प्योरिटी होती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई ना। ये सब क्या है, इम्प्योरिटी हैं, जो आपकी सब्सटेंस को, आपके जेन्युइन ड्रग को क्या करेंगे, एक्सपोरस, खराब कर देंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा जहरीला हो सकता है। ड्रग की इफिकेसी कम हो जाएगी, मतलब जो आपका ड्रग जो काम करने वाला था वो कम काम करेगा। स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ कम होगी, स्टेबिलिटी भी मतलब आपकी ड्रग स्टेबल नहीं रहेगी, और जल्दी से जल्दी क्या होगी, सेल्फ लाइफ उसकी प्रभावित, मतलब खराब भी हो सकती है। थेरापेटिक एक्शन अनरिलेबल होगा, मतलब थेरापेटिक एक्शन जो होगा, जो काम करने की क्षमता होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फेल हो जाएंगे, जो भी आप स्टैंडर्ड फॉलो किया, जैसे जैसे इंडियन फार्माकोपिया का, ब्रिटिश फार्माकोपिया को, सभी क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक, अगला क्या है, कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी ना। आप कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी, आप इम्प्योरिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कुछ टेस्ट करके ना, जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी से, प्रॉपर टेस्टिंग, लिमिट टेस्ट ऐसे से, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस से, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग से, यूज ऑफ प्यूरिफाइड रॉ मटेरियल से ना। ये सब आप स्टैंडर्ड फॉलो करके आप उसकी क्या, ड्रग की क्वालिटी, आप उसको, उसकी स्ट्रेंथ, उसको उसकी स्टेबिलिटी अच्छे से आप क्या बना सकते हैं, जिससे उसमें इम्प्योरिटी कम से कम हो। ठीक, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल देखिए, फेरस सल्फेट में आर्सेनिक और हैवी मेटल इंप्योरिटी हो सकती है। सोडियम क्लोराइड में सल्फेट और आयरन की इंप्योरिटी पाई जाती है। एस्पिरिन स्टोरेज में मॉइस्चर से हाइड्रोलाइज होकर एसिटिक एसिड बन जाता है, यानी जब एस्पिरिन को आप किसी मॉइस्चर जगह, किसी नमी जगह आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए डिटेल नोट ऑन द एंटीसेप्टिक एंड दियर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। एंटीसेप्टिक क्या होता है, इस पर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इसका लिखना है। देखिए, एंटीसेप्टिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या लिविंग टिश्यू पर लगाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। ठीक, ये इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होते हैं और कॉमनली फर्स्ट एड, सर्जरी, डेंटल या वुड केयर प्रोसीजर में उपयोग किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, जो लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता हो, किसके लिए, माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। और जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता है उसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, जैसे जो फिनॉल आता है ना, फिनॉल जो आता है वो क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। ठीक, डिटर्जेंट, फिनॉल, ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। और एंटीसेप्टिक क्या होगा, डेटॉल हो जाएगा ना। डेटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक। और जैसे हल्दी हो गया, हल्दी में क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो लिविंग सरफेस पे यूज की जाती है बैक्टीरिया को किल या खत्म करने के लिए। ठीक, डिफिनेशन देखिए, एंटीसेप्टिक आर केमिकल एजेंट अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू, क्या, इस पर लिविंग सरफेस पे, जिंदी सब ना, हमारी स्किन पे, टू इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। देयरफॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से बचाएगा, विदाउट कॉजिंग हार्म टू द टिश्यू, वो हमारे टिश्यू को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए इन्फेक्शन से हमको बचाएगा। फीचर, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या हम बताएं कि नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाएगा, जैसे फ्लोर, फर्श पे ना। और एंटीसेप्टिक क्या होगा, लिविंग सरफेस पे यूज किया जाएगा। एग्जांपल जैसे
एंटीसेप्टिक का क्या होगा, डेटॉल होगा, साल्वॉन होगा, और डिसइंफेक्टेंट का क्या होगा, फिनॉल होगा, लाइसॉल होगा। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, एंटीसेप्टिक माइक्रोबियल सेल्स की सेल वाल को डैमेज करता है, यानी माइक्रोब्स की बैक्टीरिया की क्या सेल वाल को खत्म करेगा, और एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, यानी कोगुलेट करके उन्हें मारता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, फिनॉल डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे फिनॉल, क्रेसॉल न, जिसको, और क्लोरो जाइनॉल, जिसको डेटॉल भी बोलते हैं। एक्शन क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर, यानी प्रोटीन को क्या करेगा, बैक्टीरिया प्रोटीन को डीनेचर, उसको रप्चर कर देगा ना, डिस्ट्रॉय कर देगा, और सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देगा। और अगला क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन में, हेलोजन जैसे आयोडीन, क्लोरीन, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंटेंट का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। अगला क्या है, एल्कोहल में जो भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, जैसे क्या, एथेनॉल होता है 70%, और क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ना, ये क्या करेगा, प्रोटीन कोगुलेशन और मेम्ब्रेन डिस्टर्ब कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक, ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, माइक्रोबियल किलिंग, माइक्रोब को किल कर देगा। और क्या हो सकता है, बिगोनॉइड जैसे क्लोरहेक्सिन, ये क्या करेगा, बैक्टीरियोसाइडल बाय डैमेजिंग सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया को किल कर देगा, किसके थ्रू, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके। और क्या हो सकता है, डाई जैसे जेंटियन वायलेट या मेथाइलिन ब्लो, ये क्या करेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है इसका मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, और बैक्टीरियोसाइडल जो होता है, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल कर देना, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। ठीक, और क्या हो सकता है, हैप्पी मेटल सॉल्ट जैसे सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये क्या करता है, प्रोटीन प्रिसिपिटेट और एंजाइम को इनएक्टिवेशन कर देंगे बैक्टीरिया को। ठीक, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखिए, वुड हीलिंग, वुड क्लीनिंग और ड्रेसिंग में एंटीसेप्टिक का हम जानते हैं घाव को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। और प्रीओपरेटिव स्किन प्रिपरेशन जैसे सर्जिकल साइट पर एंटीसेप्टिक जैसे क्लोरोहेक्सिन, पोविडीन, आयोडीन लगाया जाता है, ये सब हम जानते हैं। हैंड सैनिटाइजर हम जानते हैं, हाथ धोने के लिए ना सैनिटाइजर आता है, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। माउथ वॉश होता है, ओरल हाइजीन के लिए आता है ना, उसमें एंटीसेप्टिक होती है। आई ड्रॉप होता है, नेजल सोल्यूशन होता है, उसमें भी एंटीसेप्टिक होता है ना। और क्या होगा, बर्न ट्रीटमेंट की, कोई अगर जल गया तो उसमें भी एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जिसमें क्या, सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम बर्न्स ओड में एंटीसेप्टिक प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और क्या होता है, थ्रोट लोरेंजेस होते हैं जैसे एंटीसेप्टिक एजेंट और पोविडीन, आयोडीन और थ्रोट के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, प्रोडक्ट नेम देखो लिखा गया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट और उसका यूज, जैसे प्रोडक्ट नेम में क्या है, डेटॉल, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, क्लोरजेलिनॉल, और क्या करेगा, स्किन एंटीसेप्टिक। अगला क्या है, साल्वॉन, इसमें क्या होता है, सेट्रीमाइड और क्लोरहेक्सिन, क्या करेगा, वुड क्लीनिंग, घाव को साफ करने के लिए। अगला क्या है, बीटाडीन में क्या होता है, पोविडीन, आयोडीन, एक एक करेगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को एंटीसेप्टिक है। अगला क्या है, स्प्रिट, जानते हैं इथेनॉल होता है, इसमें क्या करेगा, स्किन डिसइंफेक्टेंट और बिफोर इंजेक्शन के पहले सरफेस जो अपने स्किन है उसको बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए हम जानते हैं स्पिरिट यूज करते हैं। प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ एंटीसेप्टिक स्किन इरिटेशन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं, ओवर यूज से रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रॉपर डायल्यूशन और यूजर गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ। और टेलीग्राम पे इसका चैनल, इसका जो पीडीएफ का जो भी लिंक है हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।